हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज़ लेकर आई हूँ इसमें राइटर्स और ग्रामर भी है। और ये जो है सीरीज़ जीआईसी वालों के लिए और DSSB वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, कल पेपर है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर DSSB एग्ज़ाम। और कल DSSB मेल का पेपर है, तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो एंड मे यू अचीव योर ड्रीम। और 14th को जो है वो DSSB फीमेल जो है उनका पेपर है, तो उनके लिए भी मेरी बेस्ट विशेस। और 19th को GIC का है, तो उसके लिए तो बता ही रही हूँ मैं। तो मैं कह रही हूँ आज ये जो सीरीज़ है ये इसी के लिए है। और प्लीज़ आप लोग ना केवल उसको मत देखा करिए कि अगर जो थंबनेल पे लिखा रहता है वही जो चीज़ है वही बात है। ये सीरीज़ ना मैं कह रही हूँ कॉमन उस तरीके के निकाले हुए हैं। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन DSSB GIC एज वेल एज जो मेरा वीडियो पूरा देखते हैं उनको पता है कि ये जूनियर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो क्योंकि जूनियर में दे हैवंट मेंशन्ड एनी राइटर और एनीथिंग, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैंने कुछ 3 राइटर्स लिए हैं और उनके साथ ही ग्रामर का पोर्शन भी लिया है। तो पहला जो पार्ट क्वेश्चन है आप ये देखिए। विद द रीओपनिंग ऑफ द थिएटर्स इन 1660 आफ्टर द प्यूरिटन बैन, ड्राइडन बिगैन राइटिंग प्लेज। हिज फर्स्ट प्ले डैश अपीयर्ड इन 1663। सबसे पहले हम बात करते हैं थिएटर्स बंद क्यों हुए थे। सिविल वॉर जब शुरू हुआ था एंड पार्लियामेंट टुक ओवर इट, तो उन्होंने सबसे पहले 1642 में थिएटर्स बंद करवाए थे। और जब चार्ल्स सेकंड केम बैक टू द थ्रोन और रेस्टोरेशन हुआ था, जिससे एज को भी कहा जाता है रेस्टोरेशन पीरियड, तो उसमें ड्राइडन को पोएट लॉरिएट बनाया गया था। हालांकि अभी तक पोएट लॉरिएट नहीं बने थे। ड्राइडन बिकेम पोएट लॉरिएट इन 1668। तो जब थिएटर्स खुल गए थे 1660 में, तो उसके बाद ड्राइडन ने कौन सी जो वर्क है वो लिखा है, तो दैट इज़ उन्होंने लिखा है, उनकी एक कॉमेडी है, दैट इज़ द वाइल्ड गैलेंट। ये एक कॉमेडी है द वाइल्ड गैलेंट। ये रेस्टोरेशन कॉमेडी है जो उनके द्वारा लिखी गई है, द वाइल्ड गैलेंट। इसमें उन्होंने खुद ही कहा है कि ये उनका पहला प्रयास है जो उन्होंने कॉमेडी में किया है। Which mock heroic of Dryden was a lampoon circulated in manuscript and an attack on the playwright Thomas Shadwell। ड्राइडन का कौन सा वर्क जो है वो एक व्यंग था, एक लैम्पून के रूप में, एक हास्यपद भोंडी के वर्क के रूप, मतलब भोंडा तो नहीं, हास्यपद पोएम थी, जिसमें उन्होंने अपने समकालीन टॉमस शेडवेल का जो है वो मजाक बनाया है। तो ये जो वर्क है जिसमें उन्होंने शेडवेल का मजाक बनाया है, दैट इज़ मैक फ्लेक्नो, जिसकी एक बहुत फेमस लाइन भी है कि व्हेन फेट समन्स द किंग्स मस्ट ओबे। तो ये जो है इन्होंने इसमें अपने जो कंटेम्प्रेरी थे शेडवेल, उनकी मजाक जो है वो बनाई है। और who first attacked on Dryden's reputation, complaining that Dryden's description of natural objects in his translations from Virgil were much inferior to the original। किसने कहा है कि ड्राइडन के जो वर्क हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के वो बहुत inferior है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल्स। तो ये कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जो रोमांटिक एज के राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ये उनके द्वारा कहा गया है। And now the next question is, who admired Dryden's fables, ancient and modern 1700, and imitated them in his poem Lamia। हम ये सब जानते हैं कि लामिया जो वर्क है दैट इज़ रिटन बाय कीट्स, जिसमें रॉबर्ट बर्टन की एनाटॉमी ऑफ मेलंकली भी उन्होंने जो है वो ली है। तो ये जो है लामिया जो है ये लिखी है किसने, कहाँ गए, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने इनको भी इमिटेट, ड्राइडन को इमिटेट इसमें किया है। Which poem of Dryden published in 1667 commemorated 1665, 1666 the year of miracles। ये पोएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम के बारे में हम बात करते हैं। 1665 में लंदन में आग लगी, प्लेग आया। 1666 में बहुत भयंकर आग लगी और 1667 में ड्राइडन ने एक पोएम लिखी जिस पोएम का नाम था एनस मिराबिलिस। इसका मतलब है ईयर ऑफ मिरेकल्स, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इस ईयर को कमेमोरेट करा है कि
द वर्स्ट कुड हैव हैपेंड बट इट डिडंट, कि और भी इससे बुरा हो सकता था। इसी पोएम की वजह से उन्हें पोएट लॉरिएट बनाया गया था 1668 में। ड्राइडन borrowed the material for his play The Wild Gallant from, ड्राइडन ने वाइल्ड गैलेंट का जो मटेरियल है, जो कि उनकी रेस्टोरेशन कॉमेडी है, वो ली गई है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, जो कि इन्होंने ये जो वर्क जो लिया है एवरी मैन, बेन जॉनसन जो कि जैकोबियन राइटर थे, उनके वर्क एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर से लिया है। The rehearsal infuriated Dryden and he made Buckingham into the figure of Jimry। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। जिमरी का कैरेक्टर किस में आता है? तो ये एक पॉलिटिकल सटायर है जो इसमें उन्होंने, चार्ल्स सेकंड भी इससे बहुत खुश हुए थे। जो ये वर्क लिखा है इन्होंने, एब्सलम एंड अकिटोफेल, ये वर्क जो है एक पॉलिटिकल सटायर है जिसमें जिमरी का कैरेक्टर आता है। इस वर्क को, एब्सलम एंड अकिटोफेल को, दो पार्ट्स में है। बाद वाला पार्ट शायद नाहम टेट ने इसको कंप्लीट करा है। विच प्ले ऑफ ड्राइडन कंटेन्स टू सॉन्ग, वाई शुड अ फूलिश मैरिज वो बाय रॉबर्ट स्मिथ एंड वाइल एलेक्सिस ले प्रेस। ये लाइन्स ली गई हैं इनकी रेस्टोरेशन कॉमेडी मैरिज अ ला मोड से। द कंप्लीट टाइटल ऑफ ड्राइडन्स प्ले द स्टेट ऑफ इनोसेंसेस। ड्राइडन ने मिल्टन के का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका राइम्ड वर्जन निकाला था, जिसका नाम उन्होंने रखा था द स्टेट ऑफ इनोसेंस एंड फॉल ऑफ मैन। ये पूरा नाम है द स्टेट ऑफ इनोसेंस एंड फॉल ऑफ मैन एंड ऑपरा। तो ये है इसका पूरा टाइटल। Which play of Dryden blank was his only play written for himself and not to please the queen or the crowd। न क्वीन को खुश करने के लिए, न क्राउड को खुश करने के लिए जो प्ले उन्होंने लिखा था दैट वाज ऑल फॉर लव, जो कि शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से प्रभावित था और जिसका सबटाइटल था द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। And now the next question is, what was George Orwell's real surname? जॉर्ज ऑरवेल का रियल, ये तो उनका पेन नेम था, जो उनका रियल नेम था वह था हेनरी एरिक आर्थर ब्लेयर। उनका पूरा नाम था, उनका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज एरिक आर्थर ब्लेयर। Who wished that he might write a book in the style of H.G. Wells, A Modern Utopia। ये चाहते थे जॉर्ज ऑरवेल एक ऐसी बुक लिखना जैसे कि H.G. Wells, A Modern Utopia। Which novel of Orwell described a totalitarian society in which civilians are watched by the government। जैसे ये था बिग ब्रदर वाला जो है वो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, उनके जो डिस्टोपियन नॉवल है दैट इज 1984। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ एनिमल फार्म, एनिमल फार्म जो कि उनकी पॉलिटिकल एलिगरी है, रशियन रेवोल्यूशन पर दिखाया गया है। वो नावल की ओरिजिनल जो कहानी, वो ओरिजिनल टाइटल था एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी, ये था इसका। And now the next question is, a revolutionary song Beast of England appears in। रेवोल्यूशनरी सॉन्ग बीस्ट ऑफ इंग्लैंड अपीयर होता है एनिमल फार्म, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसका पहला टाइटल था एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी। ये एक पॉलिटिकल एलिगरी है रशियन रेवोल्यूशन को बताती हुई। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल दैन अदर्स। ये जो कहानी है एनिमल फॉर्म की, इसमें पिग्स और अदर एनिमल्स का रेवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट दिखाया जाता है और धीरे धीरे दिखाता है दे एक्वायर द शेप ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल, कि वो ह्यूमन बींग्स का ही शेप ले लेते हैं। तो ये जो लाइन है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल दैन अदर्स, ये लाइन्स आती हैं आपकी एनिमल फार्म में। Which novel of Orwell is a tale from the waning days of British colonialism when Burma was ruled? ये जो कौन सा नॉवल है जिसमें ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म बर्मा में दिखाया गया था? दैट वाज बर्मीज डेज।
द नॉवल बर्मीज डेज इज सेट इन 1920s इन द फिक्शनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इसमें एक फिक्शनल डिस्ट्रिक्ट दिखाई गई है, कायकुटाडा की फिक्शनल जो डिस्ट्रिक्ट है वो दिखाई गई है। And the next one is A Clergyman's Daughter is a 1935 novel by English author dash narrating the story of Dorothy Hare, the clergyman's daughter of the title, whose life is turned upside down when she suffers an attack of amnesia। ये जो नॉवल है ये किसने लिखा? Clergyman's Daughter, ये ली गई है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। और इससे भी इसका एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल ऑरवेल टुक द टाइटल ऑफ हिज नॉवल अ क्लर्जीमैन्स डॉटर। अ क्लर्जीमैन्स टाइटल डॉटर जो है वो कहाँ से लिया है? जेम्स जॉयस के यूलिसिस, 1922 का वर्क। जेम्स जॉयस जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पर आधारित है, एक ही दिन की कहानी दिखाई है, तो यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस से ये टाइटल लिया गया है। तो ये हुए हमारे 20 क्वेश्चंस। इससे आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्ले ऑफ कर्नाड। It is based on Mahabharat. It was published in 1961. It was originally written in Malayalam and Karnad himself translated it into English. It is a play in 4 acts. महाभारत पर आधारित गिरीश कर्नाड का जो प्ले है उसका नाम है ययाति। ययाति, जिसमें ययाति को एक श्राप मिलता है और उनके श्राप के फलस्वरूप उनको बुढ़ापा आ जाता है, और जिसके तहत वो अपने किसी बेटे से कहते हैं कि मेरा जो ये अपना यूथ दे के और उसको जो है वो ले ले, तो उनका सबसे छोटा बेटा इसके लिए तैयार हो जाता है। तो ये ययाति की कहानी जो है वो दिखाई गई है। ये महाभारत की कहानी ययाति प्ले में है, और ययाति की स्टोरी जो है पहले इन्होंने इसको मलयालम में लिखा था, और फिर उसके बाद इसको मलयालम कर्नाड ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है, ययाति। This play is a criticism of Brahman society. The play is based on the myth of Yavakari, Indra and Vitra. ये कहानी जो है किसी, ये प्ले जो है ब्राह्मण सोसाइटी का यानी कि कास्टिज्म का, और उसका जो है ये एक क्रिटिसिज्म है। तो ये कौन सा जो है ये प्ले है? दैट इज द फायर एंड द रेन। Which play of Karnad is based on मंदिर मंडल कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट पर आधारित उनका प्ले है, दैट इज भक्ति मूवमेंट। ये जो प्ले है ये है तेल डंडा। तेल डंडा जो प्ले है इसका मतलब होता है, लिटरली इसका मीनिंग है डेथ बाय बी हेडिंग। डेथ बाय बी हेडिंग है। ये 12वीं सेंचुरी के भक्ति मूवमेंट पर आधारित है, जिसमें जो एक व्यक्ति जो है इस प्ले में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई गई है कि कैसे जो कास्ट सिस्टम है उसको हटाने के लिए एक व्यक्ति प्रयास करता है, और लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उनको मारा पीटा जाता है, उनकी झोपड़ियाँ जला दी जाती हैं। तो तेल डंडा का हिंदी में मीनिंग है रक्त कल्याण, और इंग्लिश में इसका लिटरल मीनिंग है डेथ बाय बी हेडिंग। डेथ बाय बी हेडिंग इसका मीनिंग है। तो ये है, ये भक्ति मूवमेंट पे जो 12वीं सेंचुरी का प्ले जो आधारित है, दैट इज तेल डंडा। Who is the narrator of the play हायवदना? हायवदना जो प्ले है इसका नरेटर है भागवत। एक्चुअली जो ये प्ले है ये मॉडल्ड है टॉमस। ये प्ले जो है ये देखो, मॉडल्ड अपॉन हायवदना, इट इज मॉडल्ड अपॉन टॉमस मान्स द डिपोज्ड हेड्स। उस पर ये बेस्ड है। हायवदना की जो कहानी है ये द ट्रांसपोज्ड हेड्स, ये इस पर आधारित है। हायवदना की जो स्टोरी है जिसमें हायवदना ये बेसिकली जो सिर और धड़ जो हैं वो मिल जाते हैं, उसकी कहानी है। और ये उनका बहुत ही फेमस प्ले है, मॉडल्ड अपॉन टॉमस मान द ट्रांसपोज्ड हेड्स। और इसकी कहानी जो सुनाते हैं, जो नरेटर है, उसका नाम है भागवत।
इन द प्ले हाय वदना कौन है? हाय वदना जो है ही द मैन विद हॉर्स हेड, जिसकी मदर जो है शी फेल इन लव विद हॉर्स एंड आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज he transformed into a celestial being, and when he tried to take his mother to the heaven, she denied, and eventually he cursed her and she turned into a mare and she gave birth to Hayavadna. This is the story which runs in the background. तो ये है A Man with Horse Head. गिरीश कर्नाड का बहुत ही फेमस प्ले है ये. द प्ले हायवदना बिगिन्स विद एन इन्वोकेशन ऑफ, हायवदना बिगिन होता है इन्वोकेशन ऑफ गणेश, लॉर्ड गणेश जी की इन्वोकेशन से जो है वो स्टार्ट होता है, यानी कि उनके आवाहन करके. एंड नाउ दिस प्ले इज रिटन इन 2 acts with a prologue. In prologue, a man is told by a mendicant, you must keep awake at least 1 whole night. This play is, ये प्ले है नागमंडल, जो इसमें द प्ले विद अ कोबरा, नागमंडल. द लाइन लविंग स्नेक इज बेटर देन अ टायरेंट मैन अपीयर्स इन, ये कहानी जो है वो नागमंडल की है कि हाउ अ वुमेन शी इज़ रिजेक्टेड बाय हर हस्बैंड एंड किसी गांव की बड़ी बूढ़ी के द्वारा उसको, ये एक फोक टेल पर आधारित है. गांव की बड़ी बूढ़ी के द्वारा उसको एक सलाह मिलती है कि क्यों ना वो जड़ी बूटी के माध्यम से अपने हस्बैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. और होता क्या है कि वो जड़ी बूटी जो है वो एक नाग की बाम्बी के पास लगा देती है और वो नाग जो है उससे अट्रैक्ट हो जाता है, उसके हस्बैंड का रूप लेकर उससे रोज़ मिलने आता है. शी गॉट प्रेग्नेंट और उसका हस्बैंड उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, मगर वो एक टेस्ट होता है जिसमें जो कोबरा है वो उसके गले के आसपास घूमता है. तो लोगों को यकीन हो जाता है कि हाँ शी इज़ इनोसेंट और उसके हस्बैंड को भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है. तो ये कहानी कुछ कुछ ऐसी है जैसे एक शाहरुख खान की मूवी आई थी पहेली वाली. तो मतलब हो सकता है वही कि उन्होंने जब वो मूवी बनाई थी तो जो उनके दिमाग में ये स्टोरी थी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो नागमंडल. द प्ले हायवदना वॉज पब्लिश्ड इन द थिएटर जर्नल. प्ले हायवदना जो पब्लिश हुआ था वो थिएटर जर्नल इनैक्ट में पब्लिश हुआ था. इन विच ऑफ हिज प्ले गिरीश कर्नाड फर्स्ट एम्प्लॉयड द फोक थिएटर फॉर्म ऑफ यक्षगान. यक्षगान जो है वो लिया गया था, कौन से प्ले में उन्होंने यक्षगान लिया था? दैट इज हायवदना. हायवदना में लिया गया. एंड नाउ ये हुए आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस, और लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर के क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा. मोर देन 20 years हैव नाउ पास, आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट. जब भी कभी सेंटेंस में जब कंजंक्शन लगाना होता है सिंस, तो सिंस के आगे जो है वो लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसके बाद लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. कि 20 साल बीत चुके हैं जब से मैंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी, तो 20 साल बीत चुके हैं, तो यहाँ आएगा सिंस, तो यहाँ कंजंक्शन यूज होगा सिंस. It should be the aim of every educated Indian to see that as possible people become literate. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर people आ रहा है, तो यहाँ पर people के साथ countable का जो है हम determiner यूज़ करेंगे. As many as possible people become illiterate. She sings as her mother does. अगर यहाँ पर सिर्फ हर मदर होता तो लाइक लगाते, क्योंकि लाइक इज अ प्रेपोजिशन एंड इट टेक्स आफ्टरवर्ड्स नाउन या प्रोनाउन. लेकिन एज कंजंक्शन है, चूंकि यहाँ पर वर्ब है इसीलिए यहाँ पर हम एज लगाएंगे, क्योंकि ये कंजंक्शन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आ रहा है. सिर्फ अगर यहाँ पे शी सिंग्स डैश हर मदर होता तो लाइक लगाते, तब लाइक प्रेपोजिशन बन जाता, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है. When I pay him tomorrow, he dash everything I owe him. When I pay him tomorrow, जब मैं उसे कल पैसे दूंगा तो वो क्या होगा? तो जब कभी फ्यूचर के किसी बात की जाती है, फ्यूचर की बात की जाती है जिसमें टाइम का फ्यूचर के किसी टाइम के बारे में बताया जाता है, और फ्यूचर में 2 काम होंगे, तो जिनमें से
भाई ही विल हैव रिसीव, तो जब मैं उसे पैसे दूंगा तो भाई जब टाइम बताया जाता है फ्यूचर का तो उसके लिए हम जो टेंस यूज़ करते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो व्हेन आई पे हिम टुमारो तो सब कुछ मिल जाएगा, ही विल हैव रिसीव्ड। तो जब फ्यूचर का टाइम और लिमिट दे रखी होती है तो उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। इट डैश टू कोल्ड टू गो आउट लास्ट नाइट सो वी स्टेड होम। भाई देखिए सो वी स्टेड होम, यहाँ पे ये देखिए यहाँ वॉज इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ लास्ट नाइट आ रहा है और वॉज जो है वो सिंपल पास्ट है तो इसीलिए यहाँ पर लगाया जाएगा इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट। आई कैनॉट बियर, अब यहाँ पर सबको कूद के कोई सेपरेशन लगा दो, आई कैन नॉट बियर योर सेपरेशन। सबसे पहली बात है ये जो वर्ड्स होते हैं ये अपने साथ जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लेते हैं, ये अपने बाद लेते हैं प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन लेते हैं, आई नाउन या प्रोनाउन लेते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा आई कैन नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम यू, योर सेपरेशन नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने योर सेपरेशन सोचा है वो प्लीज़ जो है अपने कॉन्सेप्ट को देख ले दोबारा से। आई कैन नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम यू, योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी, नो सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी। योर स्टेटमेंट इज रेप्लीट डैश कॉन्ट्राडिक्शंस, तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो भरा हुआ है। तो जो ये रेप्लीट वर्ड है ये अपने साथ जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लेता है ये लेता है विद, रेप्लीट विद, भरा हुआ, से भरा हुआ। तो योर स्टेटमेंट इज रेप्लीट विद कॉन्ट्राडिक्शंस। द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, तो भाई यहां पर लगाया जाएगा ऑफ, द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। One is struck by the realization of being one with nature, a union of mind and body. इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर है आपका यूनियन ऑफ माइंड एंड बॉडी। ये वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये वाला जो है ही द मैन इज ब्लाइंड, एक्चुअली ये पुराने वाले उसमें तो ऑफ चलता था और ये आपको कई जगह पे मिलेगा भी, लेकिन अब जो यूज़ होता है वो ब्लाइंड इन यूज़ होता है। तो मैं भी अपना आंसर चेंज कर रही हूँ, द मैन इज ब्लाइंड इन वन आई कर रही हूँ रादर देन ब्लाइंड ऑफ। तो मैं इस आंसर को चेंज कर रही हूँ अपने। एंड द नेक्स्ट ये मैंने आपको बता ही दिया, एंड द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड और डैश ऑल द फैसिलिटीज़ ही इज़ एंटाइटल्ड टू। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड के साथ होता है विद, किसी चीज़ की फैसिलिटीज़ देना, किसी चीज़ को देने के लिए यूज़ किया जाता है प्रोवाइडेड विद। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पार्ट विद माई बिलोंगिंग्स। पार्ट विद, किसी चीज़ से अलग होने के लिए विद, किसी व्यक्ति से अलग होने के लिए पार्ट फ्रॉम। द डेकोइट सेट द लोकेलिटी ऑन फायर, आग लगा देने के लिए बोलते हैं सेट ऑन फायर। डैश आई इन योर प्लेस आई वुड कीप क्वाइट। जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति बताते हैं, वुड से पता चल रहा है प्रेजेंट की स्थिति बता रहे हैं, किसी की जगह लेने को बोल रहे हैं और इन्वर्जन में बोल रहे हैं, तो यह वर आई इन योर प्लेस आई वुड कीप क्वाइट। He ran as quickly as he could, चूंकि यहाँ पर ran है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एबिलिटी बताई जा रही है, तो यहाँ आएगा he ran as quickly as he could. He was charged dash murder and brought to trial. He was charged with murder, उस पर आरोप लगा, he is charged with murder and brought to trial, उस पर मर्डर का आरोप लगाया गया और उसे जो है ट्रायल पर लाया गया। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने आज कवर करे और इसी तरीके से कल मैं आप लोगों के लिए एक और इसी तरीके का क्विक सेशन लेकर आऊँगी, ग्रामर एंड लिटरेचर मिक्स करके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।